हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है बस्तर साइंस एकेडमी। और आप सभी मेरे पुराने वीडियो भी देख रहे होंगे। कुछ वीडियोस थोड़ा लेट आ रहे हैं, इरेगुलरिटीज हो जा रही है, कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ दिक्कतें हैं जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। प्रयास करूंगा कि अगली बार से वीडियो जल्दी जल्दी आए और आपका तैयारी अच्छे से हो। उम्मीद है अभी तक का वीडियो जो हम पास्ट में पढ़ चुके हैं, जो वीडियो में डाल चुका हूँ, आपको समझ में आया होगा और आज का वीडियो भी समझ में आएगा। हम पिछले बार देख चुके हैं, बोर रेडियस निकाले थे और हर एक ऑर्बिट का रेडियस निकाले, हर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी निकाले। अब वेलोसिटी था तो काइनेटिक एनर्जी भी होगी, तभी तो स्पीड से घूम रहा था। तो आज हम निकाल लेते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी के बारे में, ठीक है ना। तो क्या निकाल रहा हूं मैं? काइनेटिक एनर्जी। किसे काइनेटिक एनर्जी? इलेक्ट्रॉन का, ठीक है ना। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है आप सभी जानते हैं। काइनेटिक एनर्जी में क्या कर रहा हूं? टी लिख रहा हूं, ठीक है। टी काइनेटिक एनर्जी क्या है? टी है 1/2 m v स्क्वायर होता है। अब मैं nth ऑर्बिट के लिए देख रहा हूं तो यहाँ nth कर लेता हूं, ठीक है ना। तो ये होता है काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला। आप तो 11th क्लास से जान रहे हैं, ठीक है। और वेलोसिटी याद है कि एंगुलर मोमेंटम क्या था? इक्वेशन फर्स्ट, एंगुलर मोमेंटम क्या था? m v n r n। और इसी फॉर्मूला क्या था? n/2 पाई। तो यहीं से अपन v n निकाले थे। वेलोसिटी क्या था? n/2 पाई m r n। इस वैल्यू को उठाकर क्या करूंगा मैं? यहां रख दूंगा, ठीक है। यहां रख देते हैं तो क्या हो जाएगा देखना जरा। Tn इज इक्वल टू 1/2 m और Vn का वैल्यू यहां रख दिया तो n स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर है तो इन सभी की स्क्वायर हो जाएगा। n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 2 का हो जाएगा 4, पाई का हो जाएगा पाई स्क्वायर, m का हो गया m स्क्वायर और r का हो गया r n का स्क्वायर, ठीक है। इतना वैल्यू आ गया। आगे चलते हैं, ठीक है ना। देखो कुछ कट रहा है, एक m कट रहा है, एक m के साथ, और कुछ नहीं कट रहा है, बाद में कटेगा देख लेंगे। n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 और इंटू 2 कितना हो जाएगा? 8, है ना। पाई स्क्वायर m स्क्वायर और आर एन का स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से देखते जाइए, अभी काइनेटिक एनर्जी नहीं निकला है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, अच्छा एक m कट चुका है तो m स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो अभी भी आंसर नहीं आया है। आप लोग को पहले बोला हूं कि कम से कम आपको रेडियस याद होना चाहिए। तो रेडियस क्या होता है? आर एन इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर और साइन नॉट पाई m z स्क्वायर। तो इस वैल्यू को उठाकर यहाँ पर रख दूंगा। आप देख रहे हैं ये नीचे में है तो उसको मैं क्या करूंगा? पलटा दूंगा, सीधा यहाँ मल्टीप्लाई में कर दूंगा। साथ ही साथ ये स्क्वायर में है तो सब स्क्वायर होकर आएंगे, ठीक है। ध्यान से देखना, Tn इक्वल टू इसके बराबर में n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर, जब 8 पाई स्क्वायर m हो गया। अब आर एन का वैल्यू यहां से रखूंगा पलटाकर मल्टीप्लाई में, तो इन सब का स्क्वायर हो जाएगा। पाई का हो जाएगा पाई स्क्वायर, m का m स्क्वायर, z स्क्वायर और e का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? e की पावर 4 अपॉन में n की पावर 4, h की पावर 4 और अब साइन नॉट का स्क्वायर, ठीक है। ये ध्यान रखना। आगे देखना, पाई स्क्वायर कट रहा है, काट दिया। m कट रहा है, एक तो काट दिया। ऊपर में क्या बचा? m e की पावर 4, m e की पावर 4, ठीक है। देखो n स्क्वायर कट रहा है और यहाँ पे बच जाएगा 2, ठीक है। h स्क्वायर कट रहा है, यहाँ बच जाएगा 2, ठीक है ना। तो जो जो बचा उसको लिखते जाता हूँ। m e की पावर 4 और क्या बचा? z का स्क्वायर, ठीक है। और ऊपर में कुछ नहीं बचा, देख लो। n स्क्वायर गया, h स्क्वायर गया, पाई भी गया, m एक तो बचा है लिख दिया, z स्क्वायर बचा है लिख दिया, e की पावर 4 बचा है लिख दिया। नीचे क्या बचा देखो तो एक 8 बचा है, ठीक है। अब साइन नॉट का स्क्वायर, है ना, और h का स्क्वायर और क्या बच गया? n का स्क्वायर। देखो मैं z और n को अलग लिख रहा हूं क्योंकि वो बदलते रहता है, किसी भी एटम के साथ बदलेगा वो, है ना। हीलियम के लिए z और n का वैल्यू अलग हो जाएगा, लिथियम के लिए अलग हो जाएगा, इसलिए मैं उसको अलग कर दिया और बाकी सब कांस्टेंट है। ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? ऊपर में HC और नीचे में HC का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ऊपर में HC और नीचे में HC का मल्टीप्लाई कर दिया। ध्यान से देखना तो क्या हो जाएगा देखना, m e की पावर 4, है ना, m e की पावर 4 8 अब साइलेंट नॉट स्क्वायर, ठीक है। और ये h और ये h क्या हो जाएगा? क्यूब। यहाँ पे एक तो c है,
सी और एच स्क्वायर एच क्या हो जाएगा क्यूब। देखो मैं क्या किया हूं, एम ई की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ठीक है, ये वाला सी और एच एच का क्यूब। अब क्या बचा हमारे पास, एन स्क्वायर बचा, जेड स्क्वायर बचा और ये बचा, मतलब क्या बच गया, एच सी, ये एच सी और ये जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, इतना ही बचा। कोई परेशानी वाली बात नहीं है इसमें, है ना, ध्यान से देखिएगा। अब ये कुछ कांस्टेंट है, ये इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 केजी, कांस्टेंट है। ई का वैल्यू पता है आपको, 8 भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, सी और एच सभी कांस्टेंट है। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट, ठीक है ना। इसको बोलते हैं, इन सब के बारे में किसने बताया, रिडबर्ग ने, किसने बताया, रिडबर्ग, रिडबर्ग। इसीलिए इसको क्या माना गया, रिडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है, आर इन्फिनाइट बोलते हैं, ठीक है, आर इन्फिनाइट बराबर क्या हो जाएगा, एम ई की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर सी एच का क्यूब। इसका वैल्यू याद रखना 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7, है ना, इसका यूनिट होता है पर मीटर, यूनिट होता है पर मीटर। ध्यान रखना, इसके वैल्यू याद रखना, आर इन्फिनाइट का ये यूज होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये होता है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे रख दूं तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट, है ना, फिर एच सी जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, एच सी जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। क्लियर है इतना, कोई दिक्कत इसमें किसी प्रकार का, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा, ज्यादा से परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, यहां तक आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी, हमारा मतलब इलेक्ट्रॉन का, इक्वेशन नंबर 2। अब एक फॉर्मूला बता रहा हूं, ध्यान से देखना, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस में पोटेंशियल एनर्जी बाई 2, मतलब पोटेंशियल एनर्जी का आधा माइनस में पोटेंशियल एनर्जी का आधा कौन होता है, काइनेटिक एनर्जी। ध्यान रखिएगा ना, तो इसको अगर मुझे पोटेंशियल, ये क्या हो जाएगा, टी एन काइनेटिक एनर्जी, ये होता है पोटेंशियल एनर्जी अपॉन 2, तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में 2Tn, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी, मतलब कैसा हो जाएगा, Vn इज इक्वल टू, यहाँ पे Tn का वैल्यू रख दो तो माइनस माइनस, ठीक है, 2Tn, तो 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, यहां पे कर दूं, यहां पे करूं, यहीं पे कर लेते हैं, माइनस 2 आर इन्फिनाइट एच सी जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये निकल गया पोटेंशियल एनर्जी। तो आप किसी भी एक को निकाल के ना दूसरे को निकाल सकते हो, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं निकाल रहा हूं टोटल एनर्जी, तो कुल ऊर्जा, कुल एनर्जी, टोटल एनर्जी, ठीक है, टोटल एनर्जी E इक्वल टू क्या हो जाएगा, Tn प्लस Vn, है ना। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के प्लस को, एडिशन को, टोटल को क्या बोलते हैं, टोटल एनर्जी बोलते हैं। वैल्यूज पुट कर दो। अच्छा देखो, यहां में Tn कर दिया और Vn की जगह क्या क्या लिख सकता हूं, माइनस 2Tn लिख सकता हूं, तो क्या हो जाएगा, ये एक कटेगा, माइनस Tn बचेगा, है ना। तो देखो एनर्जी निकल रहा है, कौन सा एनर्जी है, एन ऑर्बिट का। अब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, देखना, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस Tn, तो ये हो गया माइनस, और Tn का वैल्यू क्या था, आर इन्फिनाइट एच सी जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये आ गया फाइनल एनर्जी, और ये आपको याद होना भी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया फाइनल एनर्जी। अच्छा, आर इन्फिनाइट का वैल्यू 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7 रखोगे, एच का वैल्यू रखोगे 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल, सी का वैल्यू रखोगे 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और रखने के बाद जब गुना भाग करेंगे तो एनर्जी निकलता है माइनस 13.6, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। और ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, बाकी याद रहे चाहे ना रहे, ठीक है, बाकी याद रहे चाहे ना रहे। देखो आपको बहुत सारे रिलेशन बता दिया, अगर आप टोटल एनर्जी निकालोगे, टोटल एनर्जी निकालोगे En किसी का भी, और उसको माइनस को हटा दोगे वहां से, तो फिर क्या आ जाएगा, प्लस में काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा,
है ना, काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा तो पोटेंशियल निकाल सकते हैं, देखो इस रिलेशन से। तो ये सारे याद रखने लायक फॉर्मूले हैं, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका यूनिट किसमें आएगा एनर्जी का, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, किसमें आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये निकल गया टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन बोलो या फिर ऑफ एनर्जी स्टेट, ऑफ nth ऑर्बिट, मतलब nth ऑर्बिट में रहने के लिए इलेक्ट्रॉन के पास इतना एनर्जी होना चाहिए, इतना एनर्जी रहेगा तो वही इलेक्ट्रॉन जो है उस ऑर्बिट में रह पाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और देख लो लास्ट में, ये देखो थोड़ा जगह कम पड़ रहा है लिखने के लिए, यहां तक हो गया। अब ध्यान से देखिए, जो एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल है किसके, जेड स्क्वायर के, है ना, और एंटी प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर के, ये ध्यान रखिएगा। अब जैसा एनर्जी है वैसा ही काइनेटिक एनर्जी भी है, देखो टी एन जेड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है और एन स्क्वायर के एंटी प्रोपोर्शनल। इसी प्रकार पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, जेड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है और एन स्क्वायर के एंटी प्रोपोर्शनल, सभी के लिए लागू होगा। तो ये भी आपको याद होना चाहिए, अचानक से पूछ देता है, ठीक है। तो ये हो गया एनर्जी के लिए फॉर्मूला। अभी हम चलेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की तरफ, क्योंकि यहाँ से क्या क्या हमको जानकारियां मिली वो बताएंगे। ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं चलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इतना देख लिए, अब थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है। अभी जस्ट तुम लोग देखिए, क्या देखिए अभी कि एनर्जी जो है nth ऑर्बिट का कितना होता है, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये याद होना चाहिए, बोल दिया हूं मैं। अब अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट का, है ना, मैं बता चुका हूं कि ये मान लो न्यूक्लियस है, तो ये पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, तो पहले ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसके लिए जरूरी क्या है कि उतना एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन के पास होना चाहिए, ठीक है। ये एनर्जी स्टेट है, इस एनर्जी स्टेट में रहने के लिए किसी भी इलेक्ट्रॉन को ये आवश्यक है कि उसके पास उतना एनर्जी रहना चाहिए जितना उस एनर्जी स्टेट का है, ठीक है। तो मैं बोलता हूं अगर n = 1 के लिए देखूं, है ना, किसके लिए देख रहे हैं हम लोग, हाइड्रोजन के लिए। अभी चल रहा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, ठीक है। मैं क्या बता रहा हूं आपको, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रा, ठीक है ना, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, है ना। जब हायर स्टेट से लोअर स्टेट में कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप करता है, ट्रांजिशन करता है, तब वो अपने एनर्जी को रिलीज करता है और वही एनर्जी हमें स्पेक्ट्रम के रूप में दिखाई देता है। उसके फ्रीक्वेंसी अलग अलग होते हैं अलग अलग स्टेट के लिए, तो देखेंगे अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं हाइड्रोजन के लिए देखूं तो हाइड्रोजन के लिए फॉर हाइड्रोजन एटम Z का वैल्यू क्या होता है 1 और N का वैल्यू भी 1। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो एनर्जी हो जाएगा -13.6, Z का वैल्यू 1, N का वैल्यू 1, ठीक है। मैं किसके निकाल रहा हूँ, फर्स्ट स्टेट के लिए। साथ ही साथ यहाँ मैं डायग्राम भी बनाते जाऊंगा, ध्यान से देखना, ठीक है। ये बना रहा हूँ, देखिए देखिए N = 1, ये जो गोल गोल स्टेट दिख रहा है आपको उसको मैं सीधा सीधा खींच रहा हूँ, ठीक है। ऐसा मत समझना कि ये तो गोल गोल है, सर्कुलर है और ये सीधे सीधे लाइन खींच दे रहे हैं, ये हमारे समझने के लिए है, ठीक है। और इस स्टेट का एनर्जी कितना है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये हो गया पहला, है। दूसरा निकाल के देखो, है ना, कि किसके लिए देखें, सेकेंड के लिए, सेकेंड स्टेट के लिए, मतलब इसके लिए सेकेंड के लिए। तो सेकेंड के लिए अगर देखूंगा तो Z का वैल्यू तो नहीं बदलेगा, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन तो उतना ही रहेंगे, Z का वैल्यू 1 ही रहेगा, लेकिन N का वैल्यू क्या हो गया, बदल गया, मतलब सेकेंड ऑर्बिट N = 2, तो और Z का वैल्यू हमेशा 1 ही रहना है। तो एनर्जी क्या आ जाएगी, देखो तो वैल्यूज रखो यहाँ पे, -13.6, Z के जगह हम 1 रखेंगे तो लिखने का आवश्यकता नहीं है, और अपॉन में N का स्क्वायर, N का स्क्वायर मतलब 2 है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ठीक है, कितना हो गया 4। अब जैसे यहां में n लिखा उसको मैं क्या कर सकता हूं 1, अब क्या कर दूंगा सेकेंड स्टेट के लिए क्या आ जाएगा आंसर, देखना जरा, 4 से डिवाइड करो इसको, कितना आएगा 4 × 12, 4 × 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4। इसका मतलब अगर मैं ऐसा करूं n = 2 तो इसका एनर्जी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है।
ध्यान से देखते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तीसरा n इक्वल टू 3 के लिए, मतलब थर्ड के लिए z का वैल्यू तो 1 ही रहेगा, तो एनर्जी क्या हो जाएगी -13.6, z का वैल्यू 1, n का वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, तो क्या आएगा माइनस, एक बार जाएगा 9 एकम 9, कितना बच गया 46, 9 पंचे 45 और 9 शून्यम शून्य, है ना, कितना हो गया देखो तो 9 एकम 9, 46 9 बचे 50, 9 एकम 9 ऐसा आएगा 1 पॉइंट इस टाइप कुछ आएगा, ठीक है, 2 डिजिट तक काफी है। तो तीसरा में अगर जाऊंगा तो n इक्वल टू 3, एनर्जी कितना -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। एक और निकाल लू क्या, चलो अब किसके लिए सॉल्व करूं, E4 मतलब कि n का वैल्यू 4, तो 4 रखूंगा क्या हो जाएगा देखो -13.6 अपॉन 16, है ना। अब कितना होगा देखो तो, देखो करके बताओ जल्दी फटाक से, 16, अब इसको डिवाइड करो 16 से, कितना जा रहा है देखो तो, जल्दी बताओ। अब इतना गुना भाग तो नहीं आता है, मोबाइल का यूज करना पड़ेगा, अब से मोबाइल यूज करोगे। 0.85 है ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर मैं n इक्वल टू 4 में चलूं तो हो गया -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसी प्रकार ऊपर के सभी स्टेट का निकाल सकते हो, ठीक है, ऊपर का जितना भी स्टेट आएगा निकाल सकते हो। सबसे ऊपर में जब जाते हैं, है ना, ई इन्फिनाइट स्टेट, उसका एनर्जी कितना हो जाता है 0, अरे ज्यादा ऊपर चला गया, वीडियो में नहीं दिख रहा होगा, ऐसे ऊपर जाते जाएंगे तो सबसे ऊपर का जो स्टेट होगा उसको बोलेंगे इन्फिनाइट, जिसका एनर्जी क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा एनर्जी 0। इन्फिनाइट स्टेट का एनर्जी कितना होता है 0, बार बार ध्यान सुनो, इन्फिनाइट स्टेट का 0 क्या एनर्जी क्या होता है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये हो गया, इतना निकल गया। अब ये सब बताने की मुझे क्या जरूरत पड़ गई, अभी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा देखेंगे, लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फुन देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए। अब मैं बात करता हूं एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट एनर्जी स्टेट, या फिर यहां पे ले लेते हैं, यहां पे फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, ठीक है ना, या फिर एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कर लेते हैं। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, देखो ये ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, फर्स्ट बोले चाहे फर्स्ट एक्साइटेड, क्या बोला मैंने, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अगर आप यहां हो और आपको यहां जाना है तो कितना आपको एक्साइट करना पड़ेगा, कितना आपको एनर्जी देना पड़ेगा, तो क्या करो, कैसे करेंगे, माइनस कर लो, ज्यादा वाला एनर्जी माइनस कम वाला एनर्जी, तो क्या हो जाएगा -3.4 माइनस 13.6, ठीक है, माइनस करो, देखो कितना आएगा आंसर, ये प्लस हो जाएगा, है ना, नहीं ऐसे करते हैं, -13.6 माइनस 3.4, यहां से यहां जाना है, तो क्या हो जाएगा -13.6 प्लस 3.4, तो ऐड करो, माइनस करो, कितना आ जाएगा 3 गया 4 गया, मतलब -10 पॉइंट कितना 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। माइनस नहीं, हमको प्लस देना पड़ेगा, ये गड़बड़ है यहाँ पे, मतलब हमको क्या करना चाहिए, बाद वाला माइनस पहले वाला, तो -3.4 प्लस मतलब माइनस कर रहा हूं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 13.6, और इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा वैल्यू, प्लस में आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए कितना एक्साइटेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको
ऊपर जाने के लिए 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी प्रकार अगर मैं एक्साइटेशन एनर्जी निकालूं, एक्साइटेशन एनर्जी फॉर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, मतलब मैं यहाँ पे हूं और यहाँ सीधा मुझे यहाँ जाना है, यहाँ सीधा ऊपर, तो यहाँ जाने के लिए कैसा करना पड़ेगा, -1.51 में जाना है और मेरे पास कितना एनर्जी है पहले से, -13.6, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, +13.6। तो आंसर क्या आ जाएगा, देखो तो इसको अगर लगभग अगर इसको 0 मानोगे, -1.50, तो कितना हो जाएगा, 12, 12, ठीक है, और कितना गया, ये गया 0.1 ऐसे कुछ आएगा ना, 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना एनर्जी देंगे तब क्या होगा, वो जब इसको इतना एनर्जी देंगे तब देख लो, खुद देख लो, 12.1 -13 को दो तो घट जाएगा और उसकी एनर्जी कितना हो जाएगा, -1.51 हो जाएगा। तो यहाँ पे रहेगा, वो यहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है ना। सोच कर देखें आप, अगर -13.6 में जो इलेक्ट्रॉन है उसको आप एनर्जी दिए कितना, 10.2, इसको मैं एनर्जी दिया, कितना दिया, 10.2। अब 10.2 और ये टोटल कितना हो गया, ऐड करो, तो ऐड नहीं होगा, घट जाएगा, और घटने के बाद कितना जाएगा, उसका आंसर -3.4 आएगा। मतलब इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितना हो जाएगा, -3.4, और ये कहां चल देगा, इस स्टेट पर, समझ गए। इसी प्रकार अगर इसको 12.1 देते, कितना देते, एनर्जी 12.1 देते, है ना, तो फिर 12.1 इससे ऐड होता और उसकी एनर्जी कितना हो जाता, -1.51। तो उस समय क्या हो जाता, ये यहाँ इस स्टेट में चला जाता। तो इसको बोलते हैं एक्साइटेशन एनर्जी, ठीक है, कि कितना एनर्जी दिया जाए कि वो अपर लेवल में चला जाए। तो क्लियर है बात, एक्साइटेशन एनर्जी समझ गए होगे। अब मैं आपको बताने वाला हूं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, ये सब हो गया तो मैं इसको मिटाने जा रहा हूं, ठीक है, चलिए मिटा देता हूं, है ना। समझ में आ गया होगा, अच्छे से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, है ना। डिफिकल्ट नहीं है फिजिक्स, हमारे द्वारा डिफिकल्ट बनाया जाता है, हमारे द्वारा डिफिकल्ट उसको समझा जाता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए मैं क्या करने वाला हूं। आपको पहले बता चुका हूं मैं कि अगर अपर लेवल से, अपर यू मतलब अपर, EU अपर लेवल का एनर्जी स्टेट से अगर लोअर लेवल पर आएंगे, लोअर लेवल, तो उसका एनर्जी कितना मिलेगा, कितना छोड़ेगा, वो एच न्यू छोड़ेगा, ठीक है। ध्यान से देखते जाइए, एच न्यू, तो एच न्यू बराबर अपर लेवल की एनर्जी और लोअर लेवल की एनर्जी आप निकाले थे, क्या था, -R∞ HC Z² बाई N स्क्वायर, N का स्क्वायर, N कौन सा, अपर लेवल वाला, फिर माइनस का चिन्ह, फिर लोअर लेवल का एनर्जी लिखूंगा मैं यहाँ पे, तो लोअर का एनर्जी भी सेम होगा, N की जगह क्या हो जाएगा, NL हो जाएगा, लोअर वाला आएगा। और एनर्जी के फॉर्मूला भी माइनस लगता है, तो माइनस माइनस प्लस, R∞ HC Z² बाई N लोअर का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या क्या कॉमन है, देखो तो R∞ कॉमन है, निकाल दिए, H कॉमन है, C कॉमन है, Z² कॉमन है, अंदर क्या बचा, ये प्लस वाला, इसको पहले लिखता हूं, N लोअर का स्क्वायर -1/N अपर का स्क्वायर, ठीक है, ध्यान रखें, है ना। और ये क्या है, H न्यू, और न्यू बराबर क्या होता है, C/λ, क्या होता है, न्यू बराबर C/λ, चूंकि न्यू इज इक्वल टू C/λ, ठीक है ना। तो इसका मैं यूज कर दिया। तो आगे देखो, ये HC और ये HC कटेगा, तो क्या बचेगा, 1/λ बचेगा, इधर क्या बचेगा, R∞ Z² और 1/N लोअर स्क्वायर -1/N अपर स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको बोलते हैं वेव नंबर, क्या बोलते हैं, वेव नंबर, तरंग संख्या, ठीक है। न्यू बार बराबर होता है 1/λ, इसको क्या बोलते हैं, वेव नंबर, ठीक है, मतलब तरंग संख्या। इसमें से क्वेश्चन भी आए हुए हैं, मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। 2019 से क्वेश्चन निकालो, तो जो इसमें से क्वेश्चन आए मैं बताऊंगा कैसे आएगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, ये रैंडम किसी भी एटम के लिए है। अगर मैं हाइड्रोजन के लिए देखूंगा तो जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, ठीक है,
फोर हाइड्रोजन एटम, फोर हाइड्रोजन एटम क्या हो जाएगा, न्यू बार या फिर 1/λ इज इक्वल टू जेड का वैल्यू 1 हो जाएगा, है ना, और यहाँ हो जाएगा 1/n लोअर स्क्वायर माइनस 1/n अपर का स्क्वायर, और ये है वेव नंबर का फॉर्मूला फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, ध्यान रखना इसमें कुछ भी डिफिकल्टीज नहीं है। ठीक है, ये देखिए मैं अभी जस्ट आपको जो बता रहा था 2019 के पेपर में आया हुआ है, आप आठवां वाला एग्जाम देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है, अच्छा ये मेरा क्वेश्चन पेपर है, जब मैं 2019 में दिलाया था मेरा भी सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, लेकिन मैं उसमें बीएड नहीं किया था, बीएड मेरा 4th सेमेस्टर चल रहा था, इसलिए मुझे अपात्र कर दिया गया। ये उसी टाइम का है पेपर, ठीक है ना। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, अगर आपको आप देख पा रहे हैं, है ना, क्वेश्चन अगर देख पा रहे हैं ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देख सकते हैं, ये आया हुआ है क्वेश्चन, देखो हाइड्रोजन परमाणु की एनवी कक्षा की ऊर्जा कितना है, -13.6 n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट कक्षा से मतलब फर्स्ट ऑर्बिट से दूसरी कक्षा में मतलब दूसरे ऑर्बिट में भेजने के लिए आवश्यक ऊर्जा होगी, है ना। अभी जस्ट बनाया था मैं फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितना था, -13.6, और सेकेंड कितना था, -3.4, और थर्ड का कितना था, -1.51। कम से कम ये 3 याद होने ही चाहिए। अब बोला गया कि फर्स्ट से सेकेंड में भेजने के लिए तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी निकालना है, फर्स्ट मतलब इतना माइनस इतना, तो -3.4 माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा 13.6, और आंसर कितना आता है 10.2। अभी जस्ट बनाया था मैं। और ऑप्शन देखिए, आप ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन राइट लग रहा है आपको, मुझे तो ऑप्शन ए लग रहा है। ठीक है, पहला से दूसरा जाने के लिए ए देख लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। इतना आसान क्वेश्चन आया हुआ है ना, आपको ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता इसमें बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन आया इसी से। ठीक है, ध्यान देते जाइए। अभी तक मैं आपको लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, पूर्ण सब बताने वाला हूं। पहले आप क्वेश्चन देखिए, आप 14th नंबर का क्वेश्चन देखिए। 14th क्या लिखा है, रिडबर्ग स्थिरांक आर, है ना, के पदों में बामर रेखा, बामर है ना, मतलब बामर लाइन अभी पढ़े नहीं है, की तरंग संख्या है। अब की तरंग संख्या मतलब वेव नंबर, ठीक है, द वेव नंबर ऑफ बामर लाइन इन टर्म्स ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट आर इज, ठीक है। तो बामर के लिए भी एक मैं आपको बता देता हूं, इसी क्वेश्चन मत को सॉल्व करा देता हूं, फिर आगे देखेंगे। लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं टोटल हमें कितनी सीरीज मिली हाइड्रोजन के लिए, 5। ठीक है, कौन कौन सा मिला, लाइमन सीरीज, लाइमन मतलब जिसका लोअर होता है ऑर्बिट 1, और अपर जो होता है वो 2 से 3 कुछ भी हो सकता है ऊपर, उसको बोलेंगे लाइमन सीरीज। लाइमन, अगर लाइमन के लिए मैं अगर बनाऊं यहाँ पे वेव नंबर, तो वेव नंबर कैसे बनेगा, आर इन्फिनाइट। अब देखो मैं आर इन्फिनाइट बोल रहा हूं, इसको आर भी बोल सकते हो आप, रिडबर्ग कांस्टेंट को आर या आर इन्फिनाइट शो करते हैं। लोअर लेवल क्या हो गया, 1/1 का स्क्वायर लोअर लेवल, ठीक है। अपर क्या होगा, अपर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ऊपर का है वो बाद में देखा जाएगा। लाइमन के बाद क्या आता है दूसरा, बामर सीरीज, ठीक है। तो बामर क्या होगा, मतलब जिसका लोअर होगा 2 और अपर हो जाएगा 2 से ऊपर, सब 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। बामर के बाद क्या आता है, अच्छा वेव नंबर देख लो, ऐसा 1/2 का स्क्वायर माइनस 1 अपर, अपर कुछ भी हो सकता है, बाद में देखा जाएगा। बामर के बाद क्या आता है, पास्टन सीरीज, ठीक है। तो पास्टन में लोअर क्या होता है 3 और अपर कुछ भी हो सकता है, 3 से बड़ा होना चाहिए लेकिन ऐसा, ठीक है। तो इसके लिए वेव नंबर क्या हो जाएगा, 1/3 स्क्वायर माइनस 1/n अपर का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। पास्टन के बाद लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट आ जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट के लिए क्या होता है, n लोअर 4 होगा और n अपर 4 से ऊपर 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वेव नंबर क्या हो जाएंगे, आर इन्फिनाइट 1/4 स्क्वायर माइनस 1/n अपर स्क्वायर।
इसके साथ साथ क्या आता है लास्ट में, फुंड सीरीज, ठीक है, फुंड, इसमें एन अपर हो जाएगा 5, सॉरी लोअर, और एन अपर हो जाएगा 5 से ऊपर 6 7, इस टाइप से कुछ भी, ठीक है ना, अपर कुछ भी हो सकता है। तो इसका वेव नंबर क्या हो जाएगा, आर इनफिनाइट 1/5 स्क्वायर माइनस 1/n अपर स्क्वायर, और अपर कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार से हमें 5 सीरीज दिखाई दिया, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्टन ब्रैकेट और फुंड। ध्यान, इसको लाइन से याद रखना, लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट फुंड, लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट फुंड। आप 5 बार बोलेंगे याद हो जाएगा अपर, ठीक है। इसको ध्यान रखना, लाइमन मतलब एक पहला वाला में आएगा, अपर कुछ भी हो, बामर में दूसरा में आएगा, इसमें तीसरा आएगा। इसमें कुछ कुछ और बताऊंगा, एच अल्फा लाइन, एच बीटा लाइन, एच गामा लाइन, उसके बारे में बात करूंगा अभी थोड़ा देर में, ठीक है। तो ये इतने हमको सीरीज मिलेंगे, और क्वेश्चन किसमें से आया है, इसमें से आया है, जो मैं अभी जस्ट बताऊंगा आपको, बेफिक्र रहिए आप, ठीक है। एकदम आसान सा सवाल है, बहुत ज्यादा आसान। इतना क्लियर हो गया, इधर स्क्रीनशॉट ले लिए होगे, मैं मिटा देता हूं, ठीक है। और इधर ही मैं थोड़ा सा आपको अब एक चीज और बता रहा हूं, ठीक है। अब ये जो सीरीज हमको मिले वो कैसे मिले, जो वहां से आउट जो रेडिएशन जो इमिट होता है ना, उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को देखते हैं कि उनका फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा है और किस से मेल खाता है। हमारे पास टोटल 7 प्रकार के विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, एक्सरे, गामा रे, इतने सारे हैं। इन सब की फ्रीक्वेंसी रेंज है कि यहां से इस फ्रीक्वेंसी तक को अल्ट्रावायलेट बोला जाएगा, यहां से इस फ्रीक्वेंसी तक के रेंज को विजिबल बोला जाएगा, इस टाइप से, ठीक है, ठीक है। तो ये जो लाइन है, इनके जब एनर्जी रिलीज हुआ तो है ना, इमिट हुआ, तो उसके जो फ्रीक्वेंसी थे वो किस किस के रेंज में आ रहे थे। जो लाइमन था उसका आ रहा था इंफ्रारेड में, किसमें, सॉरी अल्ट्रावायलेट, यूवी अल्ट्रावायलेट में, है ना, अल्ट्रावायलेट रीजन में मिला हमको लाइमन सीरीज। और बामर किसे मिला हमको, बामर किसे मिला, विजिबल, बामर हमको विजिबल रेंज में मिला, ठीक है। और पास्टन किसे मिला हमको, इंफ्रारेड, ठीक है। और ब्रैकेट फार इंफ्रारेड, फार फार दूर अवरक्त क्षेत्र, और पी पुन हमको मिला फार इंफ्रारेड रीजन। क्या पता अचानक पूछ दे कि किस रीजन में मिलता है, तो ध्यान रहे, लाइमन अल्ट्रावायलेट रीजन में मिलता है, विजिबल रीजन बामर, ठीक है। अब देखो बामर के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। जो बामर सीरीज है, बामर में अभी जस्ट बताया मैं कि एन लोअर कितना होता है 2, और है ना, एन लोअर होता है 2, और एन अपर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो एन अपर अगर क्या हुआ, 3 हुआ, 3 मतलब जस्ट ऊपर वाला, तो उसको बोलते हैं एच अल्फा लाइन। अगर मैं उसको यहाँ पे ऐसे खींच दूं, आप देखते जाइए, हैं एक लाइन खींच रहा हूं, बस छोटा सा बना रहा हूं, ज्यादा बड़ा नहीं। ये वाला n इक्वल टू 1 2, एक काम करते हैं और नीचे और खींच लेते हैं, ठीक है। आप अच्छे से खींचना, ऐसे n का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 तक चल दिया मैं, ठीक है, 6 तक। अब देखिए जो पहला ऊपर के किसी भी लेवल से अगर पहला में कूदेगा, है ना, किसी भी ऊपर के स्टेज से पहला में आएगा, उसको क्या बोलेंगे, लाइमन, ठीक है। किसमें मिल रहा है हमको, यूवी में। इसी प्रकार ऊपर से किसी भी, जैसे फर्स्ट वाले से सेकंड में, मतलब थर्ड वाले से सेकंड में आए, 4 वाला से आए, ऐसे, तो जो सेकंड में आएगा वो सब क्या कहलाएगा, बामर। अब इसका भी ध्यान रखना, जो 3 से 2 में आया, 3 से 2 में आया ना, ये वाला 3 से 2 में आया, तो उसको बोलते हैं एच अल्फा, ठीक है। और जो 4 से 2 में आया उसको बोलते हैं एच बीटा, और जो 5 से इसमें आया उसको बोलेंगे एच गामा। जो यहां से आएगा ऊपर से, छठवां से आएगा दूसरा में, तो उसको बोलेंगे एच डेल्टा, ऐसा। तो आपको अगर सीधा बोल दे एच अल्फा लाइन के लिए वेव नंबर निकालिए, एच बीटा लाइन के लिए, तो ध्यान रखना एच अल्फा बामर सीरीज का एच अल्फा 2 में तो आएगा, लेकिन अल्फा मतलब 3 से 2 में आएगा, बीटा मतलब 4 से 2 में आएगा, गामा मतलब 5 से 2 में आएगा।
इस बातों का ध्यान रखें। इसी प्रकार जो भी ऊपर से किस में आएगा, तीसरा में आएगा। जो तीसरा में आएगा वो क्या है, अच्छा ये कौन सा रीजन में आया, विजिबल रीजन में। जो यहां से यहां आया उसको क्या बोलेंगे, पास्चन, ठीक है ना, इंफ्रारेड। जो चौथा में आएगा ऐसे ऐसे, इसको क्या बोलेंगे, ब्रैकेट, फार इंफ्रारेड, ठीक है। और जो ऊपर से इसमें आएगा, इसमें n=5 में, उसको क्या बोलेंगे, फुंड, ठीक है, फार इंफ्रारेड, ठीक है ना। इसको बोलते हैं यूवी, बोलते हैं पराबैंगनी, इसको बोलते हैं दृश्य क्षेत्र, इसको बोलते हैं अवरक्त क्षेत्र, इसको बोलते हैं दूर अवरक्त क्षेत्र, इसको बोलते हैं दूर अवरक्त क्षेत्र, ठीक है। तो ऐसे हमको पूरा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मिला। हमें एकदम ज्यादा ध्यान जिसमें देना चाहिए मैं उसी में ध्यान दे रहा हूं। एकदम लंबा चौड़ा थ्योरी बताया मुझे अभी कोई फायदा नहीं है, जो जरूरी है मैं उसकी बात कर रहा हूं। ये आपका हो गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं 2019 में जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करता हूं, ठीक है। चलो ये हो गया, मिटा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मैं ऐसा मानता हूं। चलिए अब क्वेश्चन क्या बोला था, जो 2019 में जो क्वेश्चन आया था, जो 2019 में क्वेश्चन आया वो क्या है, द वेव नंबर ऑफ बामर लाइन इन टर्म्स ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट आर, ठीक है। क्वेश्चन क्या है 2019 का, द वेव नंबर ऑफ बामर लाइन, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ, टाइम कितना हुआ, in terms of Rydberg constant, परफेक्ट, Rydberg constant। तो अभी जस्ट देखिए वेव नंबर का फॉर्मूला क्या था, न्यू, है ना। और किसके लिए बोल रहे हैं, बामर के लिए, है ना। आर इन्फिनिट को मैं आर लिख दिया, है ना। बामर किसके लिए होता है, हाइड्रोजन के लिए, तो जेड का वैल्यू 1 तो नहीं लिखा हूं मैं, ठीक है। 1 लोअर, लोअर क्या होता है 2 का स्क्वायर, क्योंकि बामर के लिए 2, और अपर हमको नहीं पता, तो अपर के लिए मैं क्या कर दूंगा, एन। अच्छा बामर लाइन इन टर्म्स ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। रिडबर्ग स्थिरांक आर के पदों में बामर रेखा की संख्या है, की तरंग संख्या है। क्या पूछा गया है आपसे, वेव नंबर पूछा गया है। क्या पूछा गया है, वेव नंबर। पॉज कर। तो बामर सीरीज वाला जो है उसमें क्या दिक्कतें हैं, ध्यान रखिए। अपर लेवल के बारे में कुछ नहीं बोला है क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में दावा आपत्ति हो सकता है। बामर लाइन तो सभी है, ऊपर किसी भी स्टेट से आए, 2 में आना चाहिए। अब 3 से आया कि 4 से आया कि 5 से आया वो हमको नहीं पता, ठीक है ना। तो किससे आया इसकी बात क्वेश्चन नहीं किया है, इसमें दावा आपत्ति हो सकता है। इसमें बोलना था कि बामर लाइन बामर सीरीज का एच अल्फा लाइन बनना चाहिए। कौन सा, एच अल्फा लाइन। तो एच अल्फा लाइन मतलब 3 से 2 में आएगा, तो 3 का स्क्वायर मतलब 9, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो आर, ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1/9, ठीक है। तो देखते जाइए क्या हो जाएगा, 9 इधर आएगा, 9 - 4 अपॉन 9 चौक 36, है ना, 36। तो क्या हो जाएगा 9 - 4 कितना हो गया, 5 r/36। और यही वेव नंबर, ये आंसर है। ये कौन सा ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है, सी, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इसमें से और भी एक क्वेश्चन आया है, और भी एक क्वेश्चन आया है, मैं उसको बताता हूं इसको मिटाने के बाद, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जो 2019 में आया हुआ है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं लास्ट। उसका एक छोटा सा टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी, उसके बारे में बात करेंगे। 2 मिनट का बस वो है, फिर क्लास आज का फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में। कब आया है, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट, मतलब कोई हाइड्रोजन एटम होगा जो एक्साइटेड स्टेट में है, ऊपर में है, और नहीं पता लोवेस्ट स्टेट कौन सा है। देखते हैं कौन सा है, आगे पढ़ते हैं। हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट कम्स टू द ग्राउंड स्टेट, मतलब ग्राउंड स्टेट में आ रहा है। इसका मतलब किस में आ रहा है, n=1 में आ रहा है, क्योंकि ग्राउंड स्टेट n=0 नहीं होता, 0 नहीं होता, 1 होता है, ठीक है ना। तो n=1 ग्राउंड स्टेट हो गया। और किसी भी एक्साइटेड स्टेट से आ रहा होगा, मुझे नहीं मालूम एक्साइटेड स्टेट कौन सा है, मान लो मैं उसको n मान लेता हूँ, ठीक है। n कोई एक्साइटेड स्टेट है और वहां से फिर 1 में आ रहा है, ऐसा बोल रहा ना ये, कम्स टू द ग्राउंड स्टेट फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट बाय एमिटिंग अ फोटोन, मतलब कुछ एनर्जी रिलीज किया, ये जैसे यहाँ पे आया कुछ एनर्जी रिलीज किया होगा, ठीक है ना, ऑफ वेवलेंथ लेम्डा, जिसका वेवलेंथ कितना है, लेम्डा है, ठीक है ना, लेम्डा। इफ आर इज द रिडबर्ग कांस्टेंट, आर क्या रिडबर्ग कांस्टेंट है, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर
एन ऑफ द एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, एन, ठीक है, वही हमें फाइंड आउट करना है, एन निकालना है। एक्साइटेड स्टेट का मतलब अपर लेवल का, और लोअर लेवल कौन सा है, 1। तो आप लोग को मालूम है वेव नंबर का फॉर्मूला क्या था, न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाई लेमडा, बता चुका हूं पहले ही, आर इन्फिनाइट, ठीक है। और हाइड्रोजन एटम के लिए है, यहाँ पे जेड स्क्वायर आता है, पता है ना आपको, यहाँ पे जेड स्क्वायर आता है, लेकिन हाइड्रोजन एटम के लिए है, इसलिए जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, जेड का वैल्यू 1 हो जाएगा। आर इन्फिनाइट, आर इन्फिनाइट को मैं क्या बोल दूं, आर, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया है, आर, ठीक है। आगे क्या था, 1 बाई एन लोअर का स्क्वायर माइनस 1 बाई एन अपर स्क्वायर, ठीक है। अगर इसको देखा जाए तो 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू आर, लोअर कौन सा दिया है, 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस 1 बाई अपर क्या दिया है, एन, तो एन, एन का स्क्वायर होगा, और यही एन हमको निकालना है, ठीक है। आगे देखिए आर कहाँ आ जाएगा, नीचे में 1 बाई लेमडा आर, ठीक है। इस साइड क्या बचेगा, 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर, ठीक है ना। आगे देखिए 1 बाई लेमडा आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर। एक काम करते हैं, ये जो 1 बाई एन स्क्वायर इसको इधर ला लेते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, तो 1 बाई एन स्क्वायर माइनस इधर अगर प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या बचा है 1, ये उधर जाकर माइनस 1 बाई लेमडा आर, ठीक है। आगे देखिए 1 बाई एन स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम निकाल लो, तो क्या हो जाएगा, इसके से मल्टीप्लाई लेमडा आर, है ना, माइनस 1 अपॉन में क्या बचेगा, लेमडा आर, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, पलट देते हैं, एन स्क्वायर ऊपर चल देगा और इधर लेमडा आर भी ऊपर चल देगा, ठीक है। और स्क्वायर को क्या करेंगे, उस साइड ले जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, एन का वैल्यू अंडर रूट में लेमडा आर अपॉन लेमडा आर माइनस 1, ठीक है। ये हमारा आंसर है जो मेरे से आया है। अब ऑप्शन से मैच कर लेते हैं, ऑप्शन कौन सा देखिए, लेमडा आर अपॉन लेमडा आर माइनस 1, क्या ऐसा मैच कर रहे हैं, हाँ, तो कौन सा सही आंसर है, ये वाला, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। समझ में आ गया होगा, आसान क्वेश्चन आता है, देखने में कठिन लगता है लेकिन वो आसान होता है, ठीक है। तो ये वाला भी क्वेश्चन खत्म। अब लास्ट टॉपिक छोटा सा बच्चा है, उसको खत्म करते हैं, ठीक है। इसके शॉट ले लिए होंगे, मिटाता हूं मैं, लास्ट टॉपिक, एकदम लास्ट टॉपिक, फिर एटॉमिक का जो है मेजर जो सिलेबस था हम कवर कर लिए, ठीक है ना। इतना में जो भी क्वेश्चन आएगा आपसे बन जाएगा। तो लास्ट बचा आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, माइनस ई एन, ठीक है, माइनस ई एन। अब ई एन का वैल्यू क्या होता है, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। यही है आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब जो हम एनर्जी का फॉर्मूला जानते हैं उसमें सिर्फ हमको क्या लगाना है, माइनस प्लस लगाना है, वही आयोनाइजेशन एनर्जी है। किसी भी एटम का अगर आपको आयोनाइजेशन एनर्जी पूछा जाए, जैसे कि हाइड्रोजन का 1 हाइड्रोजन का पूछा जाए, तो हाइड्रोजन के लिए जेड का वैल्यू 1 और एन का वैल्यू मान लो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, ठीक है ना। तो एनर्जी क्या होता है, माइनस 13.6, जेड की जगह 1 रखूंगा, एन की जगह 1 रखूंगा, तो इतना ही आएगा। लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, माइनस ई एन, ठीक है। तो ई एन ये है, माइनस लगा दूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। तो ये क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी। इसी प्रकार जितने भी आपको एग्जांपल्स, जो भी क्वेश्चन बनाना है आप बना सकते हो, ठीक है। आज का हमारे लास्ट टॉपिक था, और एटॉमिक का मेजर सिलेबस खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स, और वो भी एक वीडियो या फिर दो से 3 वीडियो में खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।